गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे यह मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है, मुगल साम्राज्य। तो पिछली क्लासों में हम लोग जो पढ़े थे मेडाइवल हिस्ट्री का जो टॉपिक था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को हम लोगों ने पढ़ा और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को दिल्ली सल्तनत समझ में आ गया होगा। दिल्ली सल्तनत का पे जो राज्य करने वाला अंतिम वंश था, अपने लोगों ने देखा था कि 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था। ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आपने देखा था कि यह था 1206 ईस्वी से लेकर कब तक था, 1526 एडी तक। 1526 एडी में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की हत्या कर पानीपत के प्रथम युद्ध होगा 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम शासक या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को 1526 में हराकर भारत पर एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसे इतिहास में हम मुगल साम्राज्य के नाम से, मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो अब अभी तक हम 1206 से लेकर 1526 तक के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, वो मुगल साम्राज्य का शुरुआत कर रहे हैं। ये 1526 से लेकर 1857 तक चलेगा। तो अब जिस टाइम पीरियड के विषय में हम पढ़ेंगे तो 1526 से लेकर 1857 तक का टाइम पीरियड होगा। और इस टाइम पीरियड में भारत पर जिस वंश ने राज्य किया, इसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मुगल साम्राज्य या मुगल वंश, मुगल साम्राज्य जो है भारत में कब स्थापित होता है, तो 1526 में इसकी स्थापना होती है और 1857 तक मुगल साम्राज्य जो है भारत में कायम रहता है। इसके पहले क्या था, तो इसके पहले हमने देखा था दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, 1526 से लेकर 1857 तक कौन चला? दिल्ली सल्तनत के समाप्ति के बाद 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य रहता है। अब मुगल साम्राज्य को पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से हम दो पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है प्रारंभिक मुगल शासक, तो दूसरे पार्ट के अंतर्गत उत्तर मुगल शासकों को पढ़ते हैं। प्रारंभिक मुगल शासकों का काल कब से कब तक माना जाता है? 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो पहले हम 1526 से 1707 ईस्वी तक के सभी शासकों, उस काल की व्यवस्था, वास्तुकला आदि सब के विषय में हम पढ़ेंगे। इसके बाद से दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल शासक, जिसमें हम 1717 से लेकर 1857 तक के मुगल शासकों का इतिहास पढ़ेंगे। अब आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि प्रारंभिक मुगल शासक कौन कौन थे। अब देखें यहां कि जो प्रारंभिक मुगल शासक कौन कौन थे, तो सबसे पहले बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है या मुगल वंश का संस्थापक। भारत में मुगल वंश का संस्थापक या मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक मुगल वंश का यह प्रथम शासक, मुगल साम्राज्य का यह प्रथम शासक बाबर भारत पर राज्य करेगा 1526 से लेकर 1530 तक। यह दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश, आप लोगों ने देखा था, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर 1526 में दिल्ली सल्तनत की सत्ता को पूरी तरह से भारत से समाप्त कर देगा और एक नए साम्राज्य दिल्ली पर स्थापित करेगा। भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना करेगा, जिसे हम इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से जानेंगे। तो पहला इस वंश का शासक है बाबर। इसका टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं जो है बाबर की 1530 में मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है। यह 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक राज्य करता है। देखिए ये 2 फेज लिखा है मैंने। इसमें क्यों लिखा है कि 1540 में इसे शेर शाह परास्त कर देगा और इसे मजबूर कर देगा भारत से बाहर भागने के लिए। इसे भारत से बाहर खदेड़ देगा और लगातार हुमायूं प्रयास करता रहेगा भारत के अपने साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए और इसे सफलता मिलेगी 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में यह सरहिंद के युद्ध में
शेर वंश की सत्ता को परास्त करेगा और पुनः भारत पर अपना अधिकार कर लेगा। और 1555 से 56 तक यह गद्दी पर बैठा रहेगा। तब तक 56 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जो है सम्राट है, यह काफी एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है सम्राट रहता है मुगल वंश का। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल वंश का सम्राट रहता है, बादशाह रहता है। इसके बाद से अकबर के बाद जो है उस अकबर का पुत्र जहांगीर गद्दी पर आता है। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक दिल्ली का बादशाह रहता है या मुगल बादशाह रहता है। उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठता है। 1627 से लेकर 1657 से लेकर 1658 तक यह बादशाह रहता है। इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र है 1658 से लेकर 1707 तक राज्य करता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये 6 शासक प्रारंभिक मुगल शासक हैं, या इन्हीं ये शासक कह सकते हैं कि मजबूत मुगल शासकों का दौर है, या उत्तर मुगल शासक कमजोर मुगल शासकों का दौर है। और प्रारंभिक जो मुगल साम्राज्य है, इसके जो प्रारंभिक मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं ये काफी ताकतवर हैं। जैसे आपने देखा, सबसे पहले एक बार याद करने का प्रयास करें, बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530। बाबर का पुत्र हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से लेकर 1540। उसके बाद से पुनः इसे शेरशाह परास्त करता है और भारत से बाहर भागने के लिए मजबूर कर देता है। हुमायूं लगातार प्रयास करता है और भारतीय साम्राज्य को प्राप्त करने का, और इसे सफलता मिलती है। सरहिंद के युद्ध में पुनः ये सुर सत्ता को परास्त करता है और 1555 ईस्वी में यह पुनः मुगल भारत का बादशाह बन जाता है और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट अकबर, इसको आप लोग जानते हैं, तो हुमायूं का पुत्र है अकबर, बाबर का पोता है अकबर। अकबर 1656 ईस्वी में जो है सम्राट बनता है। 1656 से लेकर 1605 ईस्वी में 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर जो है गद्दी पर रहता है। अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर गद्दी पर आता है और यह 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। क्लियर हुआ? जहांगीर के बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठता है और 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक यह मुगल बादशाह रहता है। 58 में शाहजहां का पुत्र औरंगजेब 1658 में शासक बनता है, 1707 तक गद्दी पर रहता है। तो याद रख लेंगे बिल्कुल, बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर का पुत्र जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ठीक है, 1526 से लेकर 1707 तक मुगल प्रारंभिक मुगल बादशाहों में इन्हीं का नाम याद आता है। अब इनके विषय में एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा प्रकाश डालते हैं बाबर पर, और बाबर से संबंधित एक और लेक्चर लेंगे जो इसके बाद लेंगे, अगली क्लास में लेंगे। तो आज समझने का थोड़ा सा बाबर को प्रयास करें। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि इसी दौर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से बाबर से यूजीसी, पीजीटी या अन्य एग्जामों में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को करना कितना आसान है। थोड़ा सा यदि इस पर ध्यान देकर इसको पढ़ते हैं तो ये इतिहास कितना सरल आपके लिए हो जाएगा। क्रम से पढ़ें। पहले दिल्ली सल्तनत के, कई बार दिल्ली सल्तनत में आप लोगों को प्रत्येक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 1, क्लास 2 करके मैंने ऐड कर रखा है कि आप आसानी से समझ सकें कि पहले कहां से पढ़ें। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत को खत्म करें, इब्राहिम लोदी तक पढ़ लें, इसके बाद से आप मुगल साम्राज्य को पढ़ें और इतिहास देखेंगे कि इतिहास आपके लिए कितना सरल, कुछ याद करने की जरूरत आपको न पड़ेगी। 1 से 2 बार अगर इसे कंटिन्यू करके देखते हैं दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक, तो आपका एक कंसेप्ट भी इतिहास के संबंध में क्लियर हो जाएगा। नाम और डेट की जो समस्या आप कहते रहते हैं कि याद नहीं होता, या इस समस्या से भी आप निपट जाएंगे। किस तरह से यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी समझेंगे। आए समझते हैं। सबसे पहला शासक है बाबर। अब बाबर के विषय में समझे कुछ बातें, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो देखें कि 14 फरवरी 1483 ईस्वी, कब
14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना, कहां पे जन्म होता है इसका? फरगना में जन्म होता है। और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। इसके पिता का नाम क्या है? तो इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। ध्यान देंगे, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। अब देखें कि इसकी पिता जो है चगताई तुर्क है। कौन है? बार बार प्रश्न पूछता है कि जो मुगल शासक हैं ये क्या है? तो ये क्या है? चगताई तुर्क है। जितना आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को पढ़ा उसमें ज्यादातर आपने देखा कि ये तुर्क अमीर थे। क्या थे? तुर्क थे। और ये तुर्कों में कौन से हैं? चगताई तुर्क हैं। अब देखेंगे इसकी माता जो है कुतुब निगार, यह मंगोल वंश की है। इसमें तुर्कों और मंगोलों दोनों का जो है ब्लड मिला हुआ है और दोनों की वीरताएं इसमें शामिल है। चगताई तुर्क, ठीक है, यह पिता की तरफ से तैमूर के वंश का है और माता की वंश से चंगेज खा के वंश का है। ठीक है, ये दोनों आक्रांता है और काफी योद्धा भी हैं। तो इन दो योद्धाओं के मिश्रण से यह बाबर बना हुआ है एक तरह से। और इन दोनों परिवारों की युद्ध कला बाबर को आती है। इन दोनों कलाओं का साहस, दोनों परिवारों का साहस, दोनों परिवार के ब्लड का साहस बाबर में भरा हुआ है। माता उमर शेख मिर्जा, पिता उमर शेख मिर्जा और माता कुतुब निगार, माता मंगोल की तरफ से और पिता चगताई तुर्क हैं। अब देखें कि मूल नाम जो इसका है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मूल नाम पूरा इसका नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पिता की मृत्यु इसकी हो गई मात्र 12 वर्ष की अवस्था में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और 1494, ये भी डेट याद रखेंगे, में यह फरगना का शासक बनता है। शासक बनने के बाद जब पिता की 12 वर्ष की अवस्था में यह शासक बनता है फरगना का, शासक बनने के बाद 1494 ईस्वी में 1494 में फरगना का शासक बनता है। 12 वर्ष की अवस्था का है। शासक बनने के बाद यह समरकंद, इसी क्षेत्र का सामरिक महत्व का काफी महत्वपूर्ण प्लेस था, तो समरकंद को जीतने का प्रयास करता है। समरकंद को जीतने में यह असफल रहता है। पुनः 1497 ईस्वी में यह समरकंद को जीत लेता है। शासक बनता है 1494 ईस्वी में। 1494 में ही यह समरकंद को जीतने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। 1497 ईस्वी में समरकंद को यह जीतता है लेकिन लंबे टाइम तक समरकंद पर अधिकार नहीं कर पाता। समरकंद इसके हाथों से पुनः निकल जाता है। अब इसके बाद देखेंगे 1504 बिल्कुल ये इतिहास में परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 1504 ईस्वी में यह काबुल का विजय करता है। काबुल को विजित करने के बाद 1507 ईस्वी में यह एक उपाधि धारण करता है बादशाह की। कौन सी उपाधि धारण करता है? बादशाह या पादशाह की उपाधि यह 1507 ईस्वी में धारण करता है। अब एक बार रिपीट करते हैं कि यह बाबर जो है यह चगताई तुर्क है। पिता इसके चगताई तुर्क हैं। पिता का नाम इसके उमर शेख मिर्जा है। माता का नाम कुतुब निगार है। माता मंगोल वंश की है और पिता चगताई तुर्क वंश के हैं। अब इधर देखेंगे मूल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है और 12 वर्ष की अवस्था में इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है और 1494 ईस्वी में फरगना का यह शासक बनता है बाबर। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें कि 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास करता है, सफल रहता। 97 में समरकंद को जीतता है लेकिन कुछ समय के बाद समरकंद पुनः हाथ से निकल जाता। 1504 ईस्वी में यह काबुल को जीतता है और काबुल को जीतने के बाद 1507 ईस्वी में यह एक उपाधि धारण करता है बादशाह की। कहा जाता है कि इस दौर में जब तक यह भारत पर नहीं आया है, यह कभी फरगना को जीतता है तो काबुल निकल जाता, काबुल को जीतता समरकंद निकल जाता। एक स्थिति ऐसी भी आई बाबर की कि न इसके हाथ में काबुल है, न समरकंद है और न फरगना है। ठीक है, काफी जो है विषम परिस्थितियों में भी यह संघर्षरत रहा और अंतत्वगत इसको सफलता भी प्राप्त होती है। अब देखें आगे कि बाबर के 4 पुत्र हैं। एक सबसे अस्करी, कमरान, हिंदाल और हुमायूं। ठीक है,
इसके 4 पुत्र हैं, अस्करी, कमरान, हिंदाल और हुमायूं। अब देखिए भारत, बाबर के आक्रमण को भारत पर समझे, भारत के परिप्रेक्ष्य में बाबर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। बाबर एक पुस्तक लिखता है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में है, यह तुर्की भाषा की पुस्तक है। और ये पुस्तक तुजुक ए बाबरी आत्मकथा है बाबर की, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं बाबर है। इसी पुस्तक में बाबर बतलाता है अपनी पूरी जीवनी इसमें बतला रहा है, भारत विजय को भी की भी जानकारी यह इस पुस्तक में देता है। देखें कि बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण किया है और प्रयास करता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों को विजित कर ले। सबसे पहला इसका आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ और बाजौर को क्षेत्र को जीता है। उसके बाद पुनः 1519 में एक आक्रमण करता है, पेशावर को जीत लेता है, आज के पाकिस्तान में है। 1520 ईस्वी में यह सियालकोट को जीतता है। 1524 में लाहौर वाले प्रदेश को जीतता है। लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से अस्थायी रूप से इस क्षेत्र को नहीं जीतने में सफल नहीं है और दिल्ली की सत्ता इससे तो काफी दूर है। लेकिन एक स्थिति देखें, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ता है। यह 5वां आक्रमण है, पानीपत का युद्ध। अब देखिए पानीपत के युद्ध में परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि भारत का जो दिल्ली का सुल्तान रहता है, लोधी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी से पंजाब का जो सूबेदार है, पंजाब का सूबेदार, इधर देखिए कि ये पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी इससे काफी नाराज है। इसके साथ ही इस एक शासक और हैं, इब्राहिम लोधी का चाचा है आलम खां। आलम खां भी इब्राहिम से काफी नाराज है और राजपूत शासक राणा संगा भी इब्राहिम से नाराज हैं। इन तीनों ने एक निमंत्रण पत्र भेजा है बाबर के पास कि परिस्थितियां आपके पक्ष में है, आप आओ और इब्राहिम लोधी को परास्त करो। ये तीनों ये सोचते हैं कि बाबर भारत में आएगा, इब्राहिम की सत्ता को विध्वंस करेगा, इब्राहिम को परास्त करेगा, मृत्युदंड देगा, मृत्यु के घाट उतारेगा और पुनः यह काबुल चला जाएगा और इस क्षेत्र पर हम लोगों का अधिकार हो जाएगा। लेकिन होगा ऐसा नहीं। अब देखिए इतिहास में कैसी परिस्थितियां बदलती हैं और कैसे इन लोगों का जो षड्यंत्र है वह इनके लिए ही घातक होता है। तो 1526 ईस्वी में 5वां आक्रमण करता है, वह दिल्ली की तरफ आक्रमण करता है। काफी इस समय वह साहसपूर्ण ढंग से युद्ध लड़ने जा रहा है, क्योंकि उसे निमंत्रण मिला है 3 भारत की शक्तियों का। एक पंजाब के जो शासक हैं दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का एक चाचा है आलम खां लोधी, और भारत का राजपूताना क्षेत्र का सिसोदिया का एक शक्तिशाली शासक राणा संगा, इन सब ने बाबर को निमंत्रण दिया है भारत पर आक्रमण के लिए। अब 1526 ईस्वी में दिल्ली से कुछ दूरी पर पानीपत नामक स्थान पर युद्ध होता है। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। मध्यकाल का दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक है जो युद्ध भूमि में मारा जाएगा, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारा जाता है और इसके मरने के बाद भारत पर एक नए साम्राज्य की शुरुआत होती है। भारत पर एक नए वंश का राज्य शुरू होता है, जिसे इतिहास में हम मुगल वंश कहते हैं। तो ये समझ गए कि बाबर कैसे इस युद्ध में सफल होता है इब्राहिम लोधी को परास्त करके। किन किन लोगों ने बुलाया है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पंजाब का शासक निमंत्रण दिया है दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा है आलम खां लोधी और राजपूत शासक राणा संगा। इन तीनों लोगों ने बाबर को निमंत्रित किया है इब्राहिम लोधी के पर आक्रमण करने के लिए। अब देखें बाबर ने भारत पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की है कि जिसे मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। 1526 से लेकर 1530 तक इसके शासन रहा। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से 3 युद्ध भारत में लड़ा बाबर ने, ठीक है। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बाबर ने 3 युद्ध लड़े हैं भारत में। कौन कौन से? 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किस के बीच हुआ? यह खानवा का युद्ध लड़ा है किसके साथ? तो राणा संगा और बाबर के साथ यह युद्ध हुआ। 1527
खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच हुआ। राणा संगा काफी शक्तिशाली योद्धा है और यह बाबर की सेना को शिकस्त देने लगता है। बाबर को ऐसा लगता है कि उसकी सेना परास्त होने लगेगी, तो बाबर यहाँ अपने सैनिकों के उत्साह का वृद्धि करने के लिए जिहाद का नारा देता है और गाजी की उपाधि धारण करता है, शराब पीना बंद कर देता है। जिहाद का नारा होता है धर्म युद्ध। कहता है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए कहता है कि यह केवल विजय युद्ध और साम्राज्य विस्तार का युद्ध नहीं है, यह एक धर्म युद्ध है। यह हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में यदि हमारी हार होती है तो मुस्लिम राज्य के साथ साथ मुस्लिम धर्म की भी हार होती है, मेरी तो पराजय होगी। इससे वह अपने सैनिकों को उत्साहित करता और इस माध्यम से और यहाँ जिहाद का नारा देता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। धार्मिक योद्धा गाजी की उपाधि का अर्थ होता है। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। 29 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। यह अफगानों के खिलाफ युद्ध है। बिहार घाघरा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा जाता है, इसलिए इसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में भी अंततोगत्वा बाबर को सफलता मिलती है। 1528 चंदेरी के युद्ध में भी मेदिनी शाह को परास्त करता है। इस युद्ध में भी इसको सफलता मिलती है। 1530 एडी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसे आगरा में ही दफना दिया जाता है, लेकिन इसकी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मुझे जो है काबुल में दफनाया जाए, तो पुनः इसे कुछ दिनों के बाद इसके देश काबुल में इसे दफनाया जाता है। प्रारंभिक दौर में यह आगरा में दफनाया गया और पुनः इसे जो है काबुल में दफनाया जाता है। अब अगली क्लास में थोड़ी सी बाबर को समझेंगे और इसके बाद से बाबर को कंटिन्यू करते हुए हम हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग बाबर के विषय में समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। आप लोगों ने देखा कि भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता खत्म होने के साथ ही कैसे खत्म होती है, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कैसे बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में कर देता है और इसके साथ ही भारत में एक नए साम्राज्य की शुरुआत होती है, जिसे इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इस युद्ध की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, कल थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे कि बाबर ने किन किन इन तकनीक का प्रयोग करके भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। दरअसल थैंक यू, धन्यवाद।